Hello everyone. Today we are going to discuss the cell organelles, right? And in cell organelles we will discuss today mitochondria, ribosomes and plastid. Okay? So before going to mitochondria and all, in previous class we have discussed about nucleus. Okay, so I have discussed almost each and everything, but I am not able to tell you about the function of nucleus. So आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, राइट? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस का मेन काम, उसको क्या बोलते क्या है? उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल, या फिर उसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, या फिर उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यही वो पार्ट है सेल का, यही वो ऑर्गेनेलिज है जो कि पूरे सेल के एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पूरे सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आप इसको खुद से नोट डाउन कर सकते हो कि सबसे मेन इसका काम क्या है कि इट विल कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द सेल, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी जो भी होगा सब कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ओके, और अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो न्यूक्लियस ही वो सेल ऑर्गेनेली है, या न्यूक्लियस ही वो सेल का पार्ट है जहाँ पे कि हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, राइट? तो दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यही वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे कैरेक्टर के डिसीजन में, या फिर हमारे जो भी अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स हैं उसको ट्रांसफ़र करने में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, जिसको कि हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं क्या? हेरिडिटी, राइट? और अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, राइट? क्योंकि सेल डिवीज़न में क्या होगा कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारा कुछ होगा वहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे अलग अलग एक्टिविटी की बॉडी के अंदर, तो वहाँ भी डिफरेंट क्या होंगे? एंजाइम्स यूज होंगे, सब कुछ यूज होगा। तो उसको कौन फॉर्म कौन करेगा? सिंथेसाइज कौन करेगा? तो न्यूक्लियस करेगा। और जैसा कि हमने बताया, एक नेक्स्ट फंक्शन इसका आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियस हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, और वी कैन से कि न्यूक्लियस हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल डिवीजन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। नाउ वी विल गो फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पहले बताया था कि जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनको हम लोगों ने मेम्ब्रेन का जो उनका बाउंड्री होता है उसके बेसिस पे अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया था। तो आज हम लोग पहले देखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर 1 और 2 मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करा था, इसको सबसे पहले देखा था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कोलिकर, एंड इट इज इन 1850। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्टली सीन बाय कोलिकर इन 1850। ओके, और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है? सेल ऑर्गेनेली है, राइट? अब अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये किस किस चीज के को मिल करके बनता है, तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है? लिपिड हो सकता है, यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? डीएनए होगा यहाँ पे, और क्या हो सकता है यहाँ पे राइबोसोम्स होंगे। ओके, ये सारा होगा। और अगर हम थोड़ा सा और बाइट टर्म में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन है वो तो है, यहाँ पे साथ में एक जो इनफोल्डिंग होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टे। अभी मैं उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। जैसे ये
इसको अगर हम मान के चलते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से एक रफ डायग्राम है, राइट। तो ये जो आपका हुआ ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, राइट, और ये क्या है उसका इनर मेम्ब्रेन, ओके। और इनर मेम्ब्रेन जो है उसी में क्या है, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक क्या है, फोल्डिंग है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टे। और मैं यहाँ पे एक क्रिस्टे में उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, वैसे वो पूरे क्रिस्टे में होता है इस तरीके से, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा, राइट। ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये पूरे में होगा, पूरे में सब में, लेकिन मैं बस एक में दिखा रहा हूं। तो ये जो रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसको कि अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करें तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो होता है इसको हम लोग कंप्लीटली बोलते हैं, या तो बोलते हैं F0, F1 पार्टिकल, और इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजोम्स। और इसके अंदर जिस तरीके से सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, एक विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको बोलेंगे क्या, मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और यहीं पे हमने पहले भी बताया है कि इसके अंदर क्या होगा, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, जिसको कि हम बोलेंगे क्या, राइबोसोम। क्या होगा, ये राइबोसोम होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, एक डीएनए भी होगा, राइट। तो एक बार फिर से आप स्ट्रक्चर को देख सकते हो, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, राइट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, एक फिंगर लाइक फोल्डिंग है, जिसको कि हम लोगों ने नाम दिया क्या, क्रिस्टे। और इस क्रिस्टे में एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, आपने बैडमिंटन रैकेट या इस तरीके का रैकेट देखा होगा, तो ये ऊपर में हेड है और इस तरीके से करके उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं F0, F1 पार्टिकल, और इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। इसका काम क्या है अभी हम लोग देखेंगे। और इसके साथ में क्या है कि इसके अंदर जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होगा फ्लूइड बीच में जो होगा प्रेजेंट, उसको बोलेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके। अब इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर में राइबोसोम्स भी होंगे, डीएनए भी होंगे, राइट। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, दो ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। उसको मैं बाद में लिखा दूंगा, उसको बोलते हैं क्या, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी मतलब क्या, आधा बोल सकते हैं, ऑटोनोमस मतलब क्या, जो किसी भी चीज के लिए खुद पे डिपेंड करता हो, राइट, सेल ऑर्गेनेली। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसके पास खुद का डीएनए भी होता है, किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास। इसके पास खुद का डीएनए भी होगा, खुद का राइबोसोम भी होगा। तो आप एक कनेक्शन बैठा सकते हो कि अगर राइबोसोम भी है, डीएनए भी है, तो आगे चल करके वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऐसा सेल ऑर्गेनेली है कि इसको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल नहीं करेगा खुद के जेनेटिक मटेरियल से या राइबोसोम से। ये कुछ प्रोटीन जो है वो खुद बना लेगा, और कुछ के लिए किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ चीज़ों के लिए खुद पे डिपेंड है, कुछ चीज़ों के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड है। तो इसीलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ओके। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जिसके पास खुद का डीएनए हो, खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। मतलब ये जो है अपना रेप्लिकेशन, अपना नंबर खुद बढ़ा सकता है। तो ये कैसा होगा आपका, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, राइट।
और अगर हम बात करेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट कहाँ हो सकता है, किस तरीके के सेल में ये प्रेजेंट हो सकता है, तो आपको ध्यान, हमने पहले भी बताया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जब बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में तो कभी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, राइट। तो यहाँ पे ये अब्सेंट होगा, तो मेन अब्सेंट होगा किसमें, प्रोकैरियोटिक में, तो ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, किसमें होगा, यूकैरियोटिक सेल। और इसमें भी सारे यूकैरियोटिक में नहीं होगा, जैसे एक एक्सेप्शन इसका हम लेकर के चल सकते हैं, मैमेलियन जो आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी, वहां पे ये अब्सेंट होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने कुछ सिंपल पॉइंट देखे, किससे रिलेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्टली सीन बाय कॉलिकर इन 1850 एंड इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ओके। अब अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करेंगे कि ये किस किस चीज का बना होता है, तो मेनली लिपिड, डीएनए, राइबोसोम्स, ये सारे चीज होंगे। इसका जो इनर फोल्डिंग, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए ये कैसा हो सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, मतलब इसको अगर अपना नंबर बढ़ाना है तो ये खुद से बढ़ा सकता है, राइट। और एक चीज हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया और एक और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ऐसा सेल ऑर्गेनली है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ चीजों के लिए न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा और कुछ जो चीज है वो खुद से सिंथेसाइज करेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम है, राइट। अब अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके के सेल में प्रेजेंट होगा, तो प्रोकैरियोटिक में होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होता नहीं है। तो ये कहाँ होगा, यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में भी सारे यूकैरियोटिक में नहीं होगा, कुछ जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसमें नहीं होगा, दैट इज मैच्योर्ड आरबीसी, राइट। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस तरीके से बात करें तो आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो पावर हाउस जैसे ही आप नाम सुनते हो तो इसका क्या, वहां से किस चीज की, मतलब किस तरीके की थिंकिंग आपके दिमाग में आती है। पावर हाउस मतलब क्या, वैसा प्लेस जो कि क्या करता हो, एनर्जी जनरेट करता हो। तो उसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मेन काम क्या है, एनर्जी जनरेशन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कौन फुलफिल करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे कहते हैं कि इसको क्यों हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, राइट। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं ये बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके पास सेल्फ क्या होगा, यहाँ पे इसका डीएनए भी होगा, राइट, और साथ ही साथ यहाँ पे इस क्या होगा, राइबोसोम्स होंगे। तो अगर ये ऐसा है कि ये खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस खुद भी कर सकता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद का डीएनए भी होगा और खुद का राइबोसोम भी होगा, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, राइट। अब हम लोग मेन इसके एक तरीके से फंक्शन ही है, इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है, क्या, एनर्जी जनरेशन। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी का जनरेशन होगा एनर्जी का जो जनरेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा, एटीपी, और इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एक ये बेस है और यहाँ पे 3 फॉस्फेट जो है वो इस तरीके से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। हर फॉस्फेट जब यहाँ से ब्रेक होगा तो वो एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं, राइट, या सेल यूज करता है। तो ये जो एटीपी है यही क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्या, एनर्जी करेंसी
ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम ही है एनर्जी जनरेशन। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, अब ये देखते हैं कि ये जो एनर्जी जनरेशन है वो कराता कौन है। तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि ये F0 F1 पार्टिकल है और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोन्स। तो यही जो पार्टिकल है, या तो आप बोल लो F0 F1 पार्टिकल, या तो फिर आप उसको बोल सकते हो क्या, ऑक्सीजोन्स। तो यही जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, एटीपी सिंथेसिस, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन। और हमें पता है कि जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, या जितना भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होगा, सारा का सारा एक बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू होगा। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कैटालिस्ट, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक होगा प्रोटीन का बना हुआ सब्सटेंस होगा, जिसको कि हम लोग बोलेंगे क्या, एंजाइम, राइट। और ये जो एंजाइम जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करेगा, इसके नाम से ही है, उसको आसानी से आप याद रख सकते हो, उसको बोलेंगे एटीपी सिंथेस, राइट। क्या बोलेंगे इसको, एटीपी सिंथेस। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि एटीपी सिंथेस कहाँ पे होगा। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि इस तरीके से फोल्डिंग है, यहाँ पे क्या है, F0 F1 पार्टिकल है, तो यहीं पे क्या होता है, एटीपी सिंथेस। मतलब एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है वो हमेशा कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स में। मतलब एटीपी के सिंथेसिस के लिए जो भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड होंगे, सारे के सारे कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, राइट। तो ये, और जिस प्रोसेस से ये एटीपी का सिंथेसिस करता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, फॉर दैट वी यूज द टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो पावर हाउस बोलते हैं तो एनर्जी जनरेट करेगा किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। या फिर इसको और जब बायोलॉजिकली बात करोगे तो वहां पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद रखो कि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे जो हम लोग फूड लेते हैं मेनली वो ग्लूकोज के फॉर्म में, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ पे CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा, और साथ ही में एनर्जी रिलीज होगा। वो किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। Okay, that is more than enough for mitochondria. Now we will go for plastids. अगर हम प्लास्टिड की बात करेंगे तो प्लास्टिड जो है वो भी क्या है, एक स्फेरिकल सब्सटेंस है, स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेली है, जो कि क्या होता है, मेनली इसमें क्या होगा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, राइट। क्या होंगे, पिगमेंट कंटेनिंग, इसको बोल सकते हैं मेनली। ऐसा नहीं कि सारे जो होंगे उसमें पिगमेंट ही होगा, मेनली इसको क्या बोलेंगे, पिगमेंट कंटेनिंग स्फेरिकल बॉडी या स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेली, राइट। और अगर हम बात करेंगे दूसरे तरीके से, अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेली। तो ये एक तो पिगमेंट कंटेनिंग होगा मेनली, और दूसरा क्या होगा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। अगर हम बात करेंगे कि हाँ जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड कितने तरीके का हो सकता है, राइट, और किस बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो प्लास्टिड जो है ये मेनली 3 तरीके का होता है। एक तो होगा, उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, राइट। दूसरा जो होगा इसको बोलेंगे
क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा जो होगा उसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो यहाँ पे क्लोरो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें एक मेनली पिगमेंट हेल्प करता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो प्लास्ट मतलब तो क्या होगा, प्लास्टिड, राइट। और अगर हम क्लोरो का बात करें मतलब क्या, क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो वैसा प्लास्टिड है जिसमें कि मेनली कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट, इसलिए इसका कलर हमेशा क्या होगा, ग्रीन होगा। और ये मेनली हेल्प करेगा किस चीज में, ये मेनली हेल्प करेगा इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करेगा, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट, तो फिर से क्रोमो का मतलब होता है मेनली कलर, राइट। और प्लास्ट का मतलब क्या, प्लास्टिड, राइट। तो मतलब ये ऐसा प्लास्टिड है जिसमें कि क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल पिगमेंट्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, कलरफुल पिगमेंट्स। ओके, अगर ये कलरफुल पिगमेंट्स है, जैसे आपने नाम देखा होगा कैरोट होता है, तो वहाँ पे एक पिगमेंट होता है कैरोटेनॉइड्स, फिर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं ज़ैंथोफिल्स। तो उतना आपको याद नहीं रखना, सिंपल आप याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट वैसा प्लास्टिड्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरफुल पिगमेंट्स होंगे। आप कॉमन सेंस लगाओ कि कलरफुल, जैसे ही हम लोग बात करेंगे कलरफुल पिगमेंट की, तो वो मेनली कहाँ पे होगा, फ्लावर एंड फ्रूट्स, राइट। तो ये मेनली कहाँ होगा, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ओके, और अगर इसके फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन में मेनली क्या होगा, पॉलिनेशन में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इट विल अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। तो इसका मेन जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ओके, अब अगर हम लोग बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये होता है कलरलेस। कैसा होगा, ये कलरलेस होगा। और इसका मेन जो फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मेन फंक्शन होगा स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। अगर इसके मेन फंक्शन की बात करेंगे तो इट विल बी स्टोरेज ऑफ फूड, राइट। और जिस तरीके के फूड को ये स्टोर करता है उसी तरीके से इसका भी अलग अलग हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एक ल्यूकोप्लास्ट है जिसका नाम है एमाइलोप्लास्ट। क्या, एमाइलोप्लास्ट। तो जो एमाइलोप्लास्ट है वो किस चीज को स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा स्टार्च को। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट जो है वो क्या, इसको आप खुद से लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ल्यूकोप्लास्ट का मेन क्या होगा, वो कलरलेस होगा। और इसका मेन काम क्या होगा, फूड को स्टोर करना। तो ये जिस तरीके के फूड को स्टोर करेगा उसके बेसिस पे भी हमने इसको भी क्या करा हुआ है, डिवाइड कर दिया है। तो इसमें पहला जो डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, AMYLOPLAST, एमाइलोप्लास्ट। तो वो क्या करेगा, स्टार्च को स्टोर करेगा। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट, ELAIOPLAST, एलियोप्लास्ट। तो ये क्या करेगा, ऑयल को स्टोर करेगा, राइट। तो इस तरीके से और एक होता है जिसको कि हम बोलते हैं प्रोटियोप्लास्ट। तो वो क्या करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट। तो वो क्या करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। और अब हम लोग मेनली जाएंगे किस पे, जो मेन हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे राइट, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो कुछ इस तरीके का होगा, राइट। ये है, अब इस तरीके से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा।
क्लियर? तो सबसे पहले तो ये तो आपका क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, राइट। फिर ये क्या हो गया आपका, इनर मेम्ब्रेन, ओके। और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, उसको मैं नहीं लिखूंगा। अब ये देखो, ये बीच में हमने अभी पढ़ा हुआ है कि जिस तरीके से सेल के सेंटर में यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के सेंटर में क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, और अगर हम बात करेंगे किसके, अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के सेंटर में, वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। उसी तरीके से यहाँ पे होता है स्ट्रोमा, क्या होता है, स्ट्रोमा, या फिर इसको भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, स्ट्रोमल मैट्रिक्स, ओके। अब ये देखो, ये जो एक सिंगल जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक सिंगल, मान लेते हैं कि हमारे पास 5 रुपीज के 5 कॉइन्स हैं, तो एक जो कॉइन होगा उसको हम लोग बोलेंगे थाइलाक्वाइट, क्या बोलेंगे इसको, थाइलाक्वाइट, ओके। और अगर हम इन सारों को अगर कनेक्ट कर दें, एक जो सिंगल हुआ उसको हमने बोला थाइलाक्वाइट, अगर सारे को कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रेनम, क्या बोलेंगे, ग्रेनम। और एक क्लोरोप्लास्ट में ढेर सारे ग्रेनम होंगे, तो सबको मिला करके कॉमन टर्म यूज करते हैं क्या, ग्रेना। तो ग्रेना इज द प्लूरल वर्ड एंड ग्रेनम इज द सिंगुलर वर्ड, ओके। अब ये जो है आपका, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिने, या फिर कहीं कहीं पे आप देखोगे तो इंटरग्रेना, राइट। अब ये जो है आपका मैट्रिक्स है, इसी पे यहीं पे फिर से क्या होगा, यहां भी होगा क्या, राइबोसोम्स होंगे, यहां भी होगा क्या, इसका खुद का क्या होगा, डीएनए होगा, जैसा कि हमने पहले बताया कि इसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, तो इसीलिए ये भी क्या करेगा, कुछ प्रोटीन जो है अपना खुद से क्या करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा, राइट। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर हैं। अब अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया है, इसका मेन फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, राइट। इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी, बस इतना ध्यान रखो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 तरीके से होता है, 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, राइट, और दूसरा जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ओके। सो जो डार्क रिएक्शन है और एक जो लाइट रिएक्शन है, देखो लाइट रिएक्शन तभी होगा जब वो लाइट के प्रेजेंस में मेनली होता है, राइट। और दूसरा चीज मेनली ऐसे लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, लेकिन मेनली जब यहाँ पे बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन के लिए मेनली क्या चाहिए, जो लाइट को क्या करे, ट्रैप करे। तो वो जो ट्रैप करने के लिए जो पिगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, थाइलाक्वाइड बोल सकते हैं या फिर स्ट्रोमा, ये ग्रेना बोल सकते हैं। तो जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा कहाँ होगा, ग्रेना में। और अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो डार्क रिएक्शन मतलब जिससे कि फाइनली CO2 किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो उसके लिए वहां पे चाहिए होगा एंजाइम, और उस एंजाइम को बोलते हैं रूबिस्को, वो आपको याद रख सकते हो। तो वो जो एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड में, इस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस में, मैट्रिक्स में। तो इसलिए जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगा, स्ट्रोमा, कहाँ होगा ये, स्ट्रोमा में। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में है, राइट, मेनली। और दूसरा ये क्या है कि यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो पिगमेंट चाहिए होगा वो थाइलाक्वाइड या ग्रेना में प्रेजेंट होगा, इसलिए लाइट रिएक्शन के लिए मेनली कहाँ पे होगा, वो ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में, राइट। और इस तरीके से आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट plastid or mainly chloroplast. Now we will move towards one membraneless cell organelle, जिसको कि हम सेल organelle नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपके बुक में उस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग उसको अभी देखेंगे, राइट।
नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है दैट इज राइबोसोम. ओके, सो राइबोसोम्स was firstly discovered by a scientist that is known as Paley, and it is in approximately I think 1950. ओके, सो इसको हम लोग राइबोसोम्स भी बोलते हैं या तो फिर इसको पैलेडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं. ओके, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम है ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है. तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो इससे पहले हमने प्लास्टिड की बात करी, तो प्लास्टिड जो है वो हमेशा प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, राइट. और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसकी, राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस है. तो ये प्रोकैरियोटिक में भी हो सकता है, यूकैरियोटिक में भी हो सकता है. तो इसकी अगर बात करेंगे तो ये कहाँ होगा, प्रोकैरियोटिक में भी हो सकता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी हो सकता है. ओके, अब अगर हम बात करेंगे कि इसके कंपोजिशन की, जो राइबोसोम है वो मेनली किसका बना हुआ है, तो राइबोसोम मेनली दो ही चीज से बना हुआ है. एक होता है उसको बोलते हैं आरएनए और दूसरा जो होता है प्रोटीन. ओके, तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर के बोल सकते हैं कि जो राइबोसोम है दैट इज केमिकली राइबोप्रोटीन. क्या बोलेंगे, राइबोप्रोटीन. मतलब राइबोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच इज मेड अप ऑफ मेनली आरएनए एंड प्रोटीन. ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हाँ हमारे बॉडी के अंदर राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होगा, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. सो राइबोसोमल फैक्ट्री कौन है, राइबोसोमल सिंथेसिस कहां पे होगा, तो राइबोसोमल सिंथेसिस जो है वो होगा न्यूक्लियोलस से. न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री, राइट. तो अब हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके का राइबोसोम होगा और फिर फाइनली हम लोग बात करेंगे कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है. ओके, एक चीज और आपको एक तरीके से ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है कि अगर आपके बॉडी के अंदर या एक सेल में अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा न्यूमेरस कौन होता है, सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगा, तो वो होगा राइबोसोम. आपके बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर की अगर बात करेंगे किसी सेल ऑर्गेनेली की, तो वो कौन होगा, राइबोसोम होगा. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम. ओके, सो अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम की, तो यहाँ पे मेनली दो तरीके का राइबोसोम होता है. एक होता है उसको बोलते हैं 70S राइबोसोम, एक होता है उसको बोलते हैं 80S राइबोसोम. तो यहाँ पे जो S है वो एक इसके साइज के मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज करते हैं, दैट वाज गिवन बाय स्वेडबर्ग. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, राइट. ये आप बुक में भी देख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, स्वेडबर्ग यूनिट. तो ये जो 70S है और 80S है, इसका मतलब क्या हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो 70S है ये मेनली किस में फाउंड होगा, ये मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में होगा. और जो 80S है ये मेनली किस में होगा, यूकैरियोटिक में, राइट. अब ध्यान देना, आइए देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक तो है ही, साथ ही साथ जो हमने बात करी क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और चाहे वो प्रोकैरियोटिक का हो या यूकैरियोटिक, उससे मतलब नहीं है. तो ये जो 70S है वो माइटोकॉन्ड्रिया और किस में, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, राइट. अब अगर हम बात करेंगे कि 70S जो है वो दो अलग अलग, कोई भी जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से बनता है, वन इज लार्जर एंड अदर वन इज स्मॉलर. तो इसका जो लार्जर सब यूनिट है दैट इज 50S प्लस स्मॉलर सब यूनिट क्या है, 30S. ये लार्जर और ये स्मॉलर सब यूनिट
यहाँ पे उसी तरीके से अगर हम यूकैरियोटिक की बात ATS की बात करेंगे तो ATS बना होता है 60S प्लस 40S। तो ये हो गया आपका लार्जर सब यूनिट और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम लोग नॉर्मली अगर मैथमेटिकल बात करेंगे तो 50S प्लस 30S, 50 प्लस 30 कितना 80, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है ये 70। तो यहाँ इसको आप मैथमेटिकल तरीके से मत देखो, आप इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हो। होता क्या है कि जैसे ये मान लेते हैं एक ये लार्ज सब यूनिट है, ओके, एक ये लार्ज सब यूनिट है, दूसरा इस तरीके से स्मॉलर सब यूनिट है। तो जैसे आपने लॉक और की को देखा होगा, अगर आप लॉक को अलग से देखो, की को अलग से देखो, तो दोनों का जो साइज होगा वो कुछ अलग होगा। अब उसको अगर आप अलग अलग जोड़ोगे तो ज़्यादा होगा। अब हमने क्या किया कि लॉक को की को हमने लॉक में डाला और दोनों को कंबाइंड जब हम सरफेस एरिया उसका मेजर करेंगे तो क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा? क्या पहले जो अलग अलग जोड़ने के बाद आता था वैसा होगा, या फिर दोनों को जब हमने एक दूसरे में इनकॉर्पोरेट कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, कम होगा? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जब दोनों साथ में एक तरीके से अटैच हो जाता है तो जो रिजल्टेंट जो 50 प्लस 30 80 होना चाहिए वो क्या होता है, उससे कम होता है। इसका एग्जैक्ट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना कि 70S मतलब 50 प्लस 30 और यहाँ पे यूकैरियोटिक 80S मतलब 60 प्लस 40, राइट। अब अगर हम लोग इसके अभी ये लिख दिया आपने, अभी हम लोग बात करेंगे कि हाँ ये किस तरीके से फंक्शन करता है। राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। तो क्यों बोलते प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि तो इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, हमने बताया था कि जो आरएनए है वो 3 तरीके का होता है, विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए प्लस टीआरएनए प्लस एमआरएनए। तो ये इन तीनों आरएनए मॉलिक्यूल और साथ में राइबोसोम, ये सारा मिल करके क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। तो आपके बॉडी में कहीं भी प्रोटीन की सिंथेसिस जो होगी वो मेनली कराएगा कौन, राइबोसोम। इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप एक बार बुक में पढ़ो, वीडियो को बार बार देखो, समझो, नहीं समझ में आता है फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।